कहिए। नमस्ते। नमस्ते। जी मुझे व्योमकेश बख्शी बाबू से मिलना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्योमकेश आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश रक्षित है। मेरे एक मरीज है, दाईं तरफ लकवा मार गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप ना कहिएगा व्योमकेश बाबू, कम से कम एक बार ज़रूर चलिए, वरना उनका बुरा हाल है। आप उनसे मिलकर अगर उन्हें ढारस देंगे तो शायद वो जी उठेंगे, वरना उनका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ब्योमकेश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, बताइए क्या बात है। 3 महीने पहले लकवा मारा था। शुरू में हालत बहुत खराब थी, अब कुछ ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर अब भी ज़्यादा है। वैसे दिमाग की हालत सही सलामत है। क्या आप उनके डॉक्टर हैं? जी हाँ, अच्छा। मैं उनका किराएदार भी हूँ, नीचे रहता हूँ, और उनका फैमिली डॉक्टर भी। अच्छे खाते पीते पैसे वाले लोग हैं, महाजनी का धंधा है। बिशुपाल का नाम आपने शायद सुना होगा। शिशुपाल? शिशुपाल नहीं, बिशुपाल। वैसे कुछ लोग उन्हें शिशुपाल भी कहते हैं, पता नहीं क्यों। वो सूदखोर महाजन जरूर है, लेकिन अर्ध पिशाच नहीं। खास करके पिछले 3 महीने से, जब से उन्होंने खाट पकड़ी है, बहुत ही बेसहारा महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। बात असल में ये है कि बिशुपाल से एक आदमी ने रुपया उधार लिया है। उसका नाम है अभय घोषाल। दरअसल वो बहुत ही बदमाश और गुंडा किस्म का आदमी है। अपनी तकलीफ में उसने बिशुपाल से बहुत सारा रुपया लिया और अब वापस नहीं कर रहा है। बिशुपाल ने उसके ऊपर काफ़ी दबाव डाला, तो अभय ने धमकी दी कि फिर रुपया मांगा तो वो उसका खून कर देगा, और तभी से इनको लकवा मार गया और अब पिछले 3 महीने से खाट पर पड़े हैं। भाई, कोई अगर पक्की ठान ले कि वो बिशुपाल का खून करके ही चैन की सांस लेगा, तो उसे तो रोकना शिवजी की बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए वो व्याकुल हैं, तो जरूर मिलूंगा। अरे इस दुनिया में क्या, अगली दुनिया में भी महाजन को हाथ में रखना अक्लमंदी का काम है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा हमारा पता। कब आ रहे हैं आप? ये तो जगह काफी नजदीक है, एमहर्स्ट स्ट्रीट के पास ही है। जी हाँ। आज शाम को 5 बजे ठीक रहेगा? हाँ ठीक है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। हम आपका इंतजार। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्कार। आइए आइए। आइए 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 प्लीज आइए। अरे ये तो अच्छा खासा दफ्तर है। जी हाँ, लाखों के लेन देन का धंधा है। बड़े बड़े सेठों की चोटियां यहाँ बंधी हुई हैं। कौन है? मैं डॉक्टर रक्षित हूँ, खोलिए। आइए प्लीज। अरे जरा बत्ती जला देना। नमस्कार। नमस्ते व्योमकेश बाबू। नहीं, आप आराम से आप आए हैं, मेरा अहोभाग्य। बैठिए। आपको बहुत तकलीफ दी। नहीं नहीं, मुझे ही आपके पास जाना था, लेकिन मेरी हालत तो देख ही रहे हैं। मेरा लेन देन का धंधा है, आपने जरूर सुना होगा। करीब 25 साल से ये कारोबार चल रहा है। 20 लाख रुपए लगे हुए हैं। काफी बड़े बड़े लोगों से कारोबार है। मैं कभी बिना जमानत के उधार नहीं देता, लेकिन 2 साल पहले मुझसे गलती हो गई, जिसका फल आज भी भुगत रहा हूं। बिना जमानत के 30,000 रुपया उधार दे दिया। अभय घोषाल को आप नहीं जानते, उसके बाप को मैं पहचानता था। बहुत ही भले सज्जन थे, काफी धन दौलत कमाया था। उनके साथ मेरा थोड़ा बहुत लेन देन भी था। सचमुच ही वो हीरा आदमी थे। 10 साल हुए वो गुजर गए। उनका इकलौता लड़का अभय घोषाल उनकी विशाल संपत्ति का मालिक बन गया। तभी मैं अभय से
मिला था। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसके बारे में 2-4 अफवाहें सुनी थीं। सोचा पिता की दौलत मिलने पर सभी लड़के ही शुरू में कुछ बिगड़ते हैं, बाद में फिर सब ठीक हो जाते हैं। ऐसा बहुत देखा है। 2 साल पहले की बात है। अभय घोषाल को भूल ही गया था। तब एकाएक एक दिन अभय घोषाल मेरे पास आया। उसे देखकर दंग रह गया। इतना सुंदर सुपुरुष। अरे अभय, बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? नहीं नहीं, ठीक हो। तुम इतने से थे तब देखा था तुम्हें। तुम्हारे पिताजी से अच्छी जान पहचान है मेरी। कहो कैसा आना हुआ? जी, पिताजी के मित्र थे, इसीलिए मैंने हिम्मत की आने की। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे दुश्मनों ने मुझे झूठे खून के इल्ज़ाम में फंसा दिया है। अरे मैं बड़ी मुश्किल से ज़मानत का इंतज़ाम करके आपके पास आया हूँ। मुकदमा चलाने के लिए मुझे 30,000 रुपया चाहिए। आप अगर मुझ पर ये दया कर दें तो आपका ये उपकार मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं मुकदमा जीतूंगा, इसमें ज़रा भी शक नहीं। और मुकदमे का फैसला होते ही आपका सारा रुपया मैं सूद समेत चुका दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं रुपया दूंगा। जमानत क्या दे रहे हो? अपनी जायदाद का कोई कागज लाए हो? कुछ मत पूछिए। इस मामले में मैं इतनी बुरी तरह फंसा हूं कि क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। मेरे अपने 60-70 हजार रुपए निकल गए हैं। बस अब आप ही का सहारा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बिशुपाल बिना जमानत लिए सिर्फ एक हैंड नोट लेकर किसी को 30,000 रुपया दूंगा। लेकिन मैंने दिए। लड़के ने मुझ पर जादू कर दिया था। इसके बाद अभय घोषाल का केस अदालत में आया। क्योंकि मैंने रुपए दिए थे, मैंने केस की प्रगति को दिलचस्पी से पढ़ने लगा। तब पता चला कि अभय घोषाल ने अपने बाप की जायदाद करीबन सब उड़ा दी है। ऐसा कोई नीच काम नहीं है जो अभय घोषाल ने ना किया हो। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका कोई हिसाब नहीं। एक अच्छे घर की लड़की को फुसलाकर उसके घर से भगा लाया था और 1 साल के अंदर ही जहर देकर मार डाला। इसी मुकदमे के लिए मुझसे रुपया लिया था। एक दिन मुकदमे के दौरान में मैं अदालत में उससे मिलने गया। देखा अदालत के कटघरे में खड़ा है जैसे कोई खूंखार भेड़िया हो। उसे देखकर तो मैं डर ही गया। कहां उधर दे बैठा मैं। खैर, केस का फैसला हुआ। कानूनी दांव पेंच की वजह से अभय घोषाल केस जीत गया। उसके खिलाफ खून का कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद 1 और साल बीत गया। मैंने अभय के ऊपर बराबर निगरानी रखी थी। तब पता लगा बचा खुचा जो कुछ भी है उसे भी बेचने के चक्कर में है। यह आखिरी जायदाद अगर बिक गई फिर उसे पकड़ पाना मुश्किल है। सारे रुपए मारे गए समझो। मैंने रुपयों के लिए तकाजा करना शुरू किया। कई चिट्ठियां दी, कोई जवाब नहीं। फिर मैं खुद उससे मिलने गया। हम महाजन लोग खरी खरी सुनाने में उस्ताद हैं। सोचा चुन चुन कर ऐसी सुनाऊंगा जिससे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचे। मुझे लगा इस तरकीब से मेरा काम बन जाएगा। आज से 3 महीने पहले की बात है। एक गुरखा को लेकर उसके घर गया। अपने कमरे में अकेला वो कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर कुर्सी से उठा भी नहीं। दूसरी तरफ देखने लगा जैसे
कोई बकवास आदमी घुस आया हो, लेकिन मैंने भी नहीं छोड़ा। आधे घंटे तक उसके सारे खानदान की ऐसी की तैसी की। उसने मेरी तरफ मुड़कर गुस्से से देखा। गजब की डरावनी आंखें थीं। उसने एक बात भी नहीं कही, लेकिन उसकी हिकारत भरी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जान से मार डालेगा। जो शख्स एक बार खून करके बच गया, उसे तो खून करने की आदत पड़ जाएगी। डर के मारे मैंने कुछ नहीं कहा और नहीं रुका। फौरन वहां से जान बचाकर घर भाग आया। घर आकर कपकपी के साथ तेज बुखार आया। कपकपी नहीं रुकती थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा देकर किसी तरह कपकपी बंद की। उस वक्त तो ठीक हो गया, लेकिन आधी रात के बाद फिर तेज बुखार के साथ कपकपी शुरू हुई। बड़े डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा स्ट्रोक हुआ है, दोनों पैरों को लकवा मार गया है। तब से बिस्तर में पड़ा हूं, लेकिन दिल बेचैन रहता है। डॉक्टरों ने कहा कि जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मौत का डर नहीं जा रहा है। अभय घोषाल मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया है। दरवाजे पर गुरखा का पहरा बिठवा दिया है। तब भी भरोसा नहीं रहा। अब आप ही बताइए ब्योमकेश बाबू, मैं क्या करूं? लाइए, ये लीजिए। आपने कुछ कहा नहीं ब्योमकेश बाबू? जो कुछ मुमकिन था आप लोगों ने सावधानी ली, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? एक रोसैया था, उसे निकाल दिया। घरवाली खाना पका लेती है, बाहर से खाना नहीं मंगवाता। नौकर चाकर? एक बर्तन मांजने वाली और एक लड़का सा था, इनको भी निकाल दिया। दरवाजे पर गुरखा दरवन तैनात किया, और क्या करता। अच्छा ये बताइए, आपका धंधा कैसे चल रहा है? मुनीम काम देखता है। बहुत कुछ जरूरी हो तो मुझसे आकर यहां मिलता है, लेकिन उसे भी अंदर घुसने नहीं देता। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ही बातचीत करता है। बाहर के लोगों में सिर्फ डॉक्टर ही अंदर आता है। ठीक है, और क्या करना है ये तो अब ध्यान में नहीं आ रहा। क्या अभय घोषाल सचमुच आपको मारना चाहता है? हाँ हाँ ब्योमकेश बाबू, हाँ। मेरी अंतरात्मा को यकीन हो गया कि वो मेरा खून करके ही सांस लेगा। नहीं तो बताइए, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? कलकत्ता शहर कोई डाकुओं का जंगल तो नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह कितने दिन जिएंगे? यही तो परेशानी है। इस तरह से कितने दिन चलेगा? इसलिए तो मैं आपकी मदद मांग रहा हूं। आप ही कोई रास्ता निकालिए। ठीक है, सोचकर देखता हूं, अगर कुछ ध्यान में आया तो जरूर बताऊंगा। अच्छा चलते। डॉक्टर अक्षित, ये गुरखा जो है ये हर समय यहीं पर पहरा देता है? नहीं, 2 पहरेदार हैं। पुराना पहरेदार पहले 2 मंजिले पे पहरा देता था, लेकिन अब दोनों यहीं हैं।
एक पहरेदार सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक पहरा देता है और दूसरा रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक। इसका मतलब कि सवेरे 2 घंटे और शाम को 2 घंटे यहाँ पे कोई नहीं रहता? नहीं, उस वक्त मैं मौजूद रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे भी 2-4 सवाल करने थे। हाँ, क्यों नहीं, चलिए डिस्पेंसरी में बैठते हैं, आइए। अच्छा खासा जमा कर रखा है। रखना ही पड़ता है व्योमकेश बाबू, आपको तो मालूम है जमा कर नहीं रखेंगे तो जमी हुई आमदनी नहीं आएगी। कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो? यहाँ कोई 3 साल से, इसके पहले शहर के बाहर कस्बे में था। अच्छी चल रही है? क्यों? बस ठीक है, 3-4 घरों का फैमिली डॉक्टर हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ रही है। अगर विशुपाल बाबू को अच्छा कर सका तो। अरे आप लोग बैठे ना प्लीज। अच्छा बताइए, ये विशुपाल जी का जो डर है कि कोई उनका खून करेगा, क्या ये मन का कोई रोग है या फिर इस डर की कोई वजह है? वजह है, वैसे ये जरूर है कि जो रुपए पैसे वाले होते हैं उन्हें मरने का डर ज्यादा होता है। विशुपाल का डर लेकिन बेबुनियाद नहीं है। अभय घोषाल सचमुच एक खूनी आदमी है। सुना है कि उसने अब तक 3 खून किए हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसने अपने बाप को भी जहर देकर मार डाला था। अच्छा, ये बात है। काफी गुणवान बेटा है। कुछ याद आ रहा है, इस केस के बारे में 2 साल पहले अखबारों में काफी चर्चा थी। कहाँ रहता है आपको मालूम है? हाँ, क्यों नहीं, यहीं पास में तो है। आपको मिलना है तो मैं एड्रेस दे देता हूँ। यही मकान लगता है। हाँ? दरवाजा तो खुला है। मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है, मेरे साथ अजीत बैनर्जी मेरे साथी हैं। नमस्ते। सत्यान्वेषी ब्योमकेश बख्शी, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। आइए आइए, बताइए क्या बात है। मुझे नहीं लगता हाल ही में मुझसे कुछ गंदा काम हुआ है। नहीं, हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए हैं बस। मुझसे मिलने? आइए बैठिए। तो मैं भी एक नुमाइशी चीज हूं। आप अपनी मर्जी से यहां आए हैं या किसी ने आपको भेजा? जी, हमें किसी ने भेजा तो नहीं है, लेकिन शिशुपाल महाजन ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो सोचा चलो आपके भी दर्शन हो जाए। अच्छा, शिशुपाल, आपको किसी ने यहां भेजा है ये तो मैं समझ गया था, किंतु शिशुपाल का ख्याल नहीं आया था। शायद आपको मालूम है कि शिशुपाल को लकवा मार गया है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। करीब 3 महीने पहले शिशुपाल हमारे घर आया था। मेरे पूरे खानदान को नरकवास की सजा सुनाकर चला गया। खैर, ऊपर भगवान है। आपसे मिलने के बाद ही उन्हें लकवा मार गया। अब तो वो खटिया पकड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लकवे की वजह से घर से नहीं निकले। आपके डर की वजह से भी वह घर से नहीं निकल रहे हैं। मेरे डर की वजह से? क्या कह रहे हैं आप? वो महाजन हैं, मैं देनदार हूं उनका। बल्कि मुझे उनके डर की वजह से घर में छुपा रहना चाहिए। उनके दिल में शायद डर बैठ गया कि आप उनका खून करने वाले हैं। ये लीजिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं सिर्फ एक बार खून के मामले में फंस गया था तो सब सोचने लगे कि मैं खूनी आसामी हूं। मैं बेकसूर रिहा कर दिया गया था, ये सब भूल गए। लेकिन एक बात जरूर है, ये शायद मेरे कर्मों का फल है कि जो भी मुझसे दुश्मनी मोल लेते हैं वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। अरे, जा रहे हैं क्या? जी हाँ, आपसे मिलने आया था, मिल चुका, अब चलता हूं। लेकिन जाने से पहले एक बात कह जाता हूं। अगर शिशुपाल का खून हो गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा और आपको भी अफसोस मानना पड़ेगा।
चलो जी। उसकी आंखें देखी, मैं भी डर गया था। इन्हीं आंखों ने विशुपाल के दिल में मौत का डर बिठा दिया है। मैंने इतनी डरावनी आंखें कभी नहीं देखी। देखो, टैक्सी खड़ी है, चलो इसी में चलते हैं। टैक्सी! अंदर कोई था? गौर नहीं किया। टैक्सी वाला हमारी तरफ देख रहा था, तभी मुझे लगा कि टैक्सी खाली है। हो सकता है पीछे कोई बैठा हो। लगता कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन हो सकता है? डॉक्टर रक्षित के अलावा और तो किसी को मालूम नहीं कि हम यहाँ आने वाले हैं। लेकिन क्यों? किस मकसद से हमारा कोई पीछा करेगा? ये तो कहना मुश्किल है। शायद हम यूं ही सर खपा रहे हैं। कोई आगंतुक टैक्सी में बैठा होगा, किसी वजह से टैक्सी रोकती होगी और फिर अपने काम पर चल दिया होगा, हैं? अरे, क्या हुआ? विशुपाल का खून हो गया? शिशुपाल नहीं, अभय घोषाल का खून हो गया है। हाँ, कल रात एमहर्स्ट स्ट्रीट निवासी अभय घोषाल नाम के एक धनी व्यक्ति का सोते हुई अवस्था में खून किया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन खूनी कौन है इस बात का पता नहीं चला। 2 साल पहले अभय घोषाल खुद ही एक खून के मामले में आसामी थे, लेकिन बाद में बेकसूर रिहा कर दिए गए। कल शाम को 5 बजे ही तो मिले थे उससे। हंसता मुस्कुराता हुआ बातें कर रहा था, तो फिर ये अचानक क्या हुआ? हाँ, कह जरूर रहा था कि उसके बहुत दुश्मन हैं। हो सकता है उस टैक्सी में उसी का कोई दुश्मन हो, ताक लगाए बैठा हो। हमारे जाने के बाद अंदर जाकर उसका खून कर दिया, या फिर उस टैक्सी में डॉक्टर रक्षित भी तो हो सकता था। डॉक्टर रक्षित अभय घोषाल का खून क्यों करेगा? नमस्कार व्योमकेश बाबू। अरे नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अजीत बाबू। क्या हुआ, आप हमें भूल गए? अरे नहीं नहीं, भूलेंगे कैसे। लेकिन अचानक 10 साल बाद। आइए आइए आइए। कहिए, आजकल कहाँ है? बस यही हेमस्ट स्ट्रीट थाने में इंचार्ज हूँ। हेमस्ट स्ट्रीट? हाँ। आज के अखबार में पढ़ा है आपके इलाके के किसी अभय घोषाल का खून हो गया। आप उसे कैसे पहचानते थे? भाई, पहचानता तो नहीं हूं, लेकिन कल शाम को करीब 5 बजे हम उससे मिले। आप उससे क्यों मिलने गए थे? पहले आप बताइए, आपका यहाँ का आना कैसे हुआ, फिर मैं बताता हूँ। बैठिए। चलिए, पहले मैं ही बताता हूँ। दरअसल मैं अभय घोषाल के खून के मामले में आपसे मिलने आया था। अच्छा। पुलिस की पहले से ही उस पर नज़र थी, लेकिन वो शराफत की चादर ओढ़े घूमता रहता था। लेकिन उससे बड़ा शैतान हमारे इलाके में शायद ही कोई और होगा। न जाने कितनी ही औरतों को उसने बर्बाद किया, उसका कोई हिसाब नहीं। उसकी अपनी एक औरत भी थी, यकायक वो गुजर गई। उसने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। फिर किसी दूसरी औरत को भगा लाया, उसके आदमी ने उसे तलाक दे दिया। फिर उस औरत ने अभय घोषाल पर जोर दिया कि वो उससे शादी करे। लेकिन उसने उसे भी जहर देकर के मार डाला। पुलिस ने अभय घोषाल को गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में चला गया। सेक्शन 302 का मामला था, आर या पार। लेकिन वहां भी उसका अपराध साबित नहीं हुआ और वो निरपराध बरी हो गया। अजीत बाबू, कलकत्ता शहर में ही कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो उसे हमेशा के लिए हटा देने पर बहुत खुश होंगे। हाँ, वो तो है ही।
इंस्पेक्टर सरकार, कल रात की घटना के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। हाँ, कल रात अभय घोषाल की नौकरानी ने आकर हमें खबर दी कि अभय घोषाल का खून हो गया है। घटनास्थल पर हमने जाकर के छानबीन की तो पता चला कि अभय घोषाल की माली हालत ठीक नहीं थी। अकेला रहता था, बस एक नौकरानी थी जो उसकी देखभाल करती थी। नौकरानी से हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि करीब 9 बजे अभय घोषाल खाना वाना खा करके अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया था। नौकरानी ने उसके बाद घर का सारा काम निपटाया और उसके कमरे में दरवाजे खिड़कियां बंद करने के लिए गई तो उसने देखा कि अभय घोषाल का खून हो चुका है। हमने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किसने खून किया है ये अभी तक पता नहीं चला है। अभय घोषाल के जितने भी दुश्मन थे जिन्होंने उसके खिलाफ अदालत में गवाही दी थी, उन सब के बयानात भी हमने लिए, उन सब से पूछताछ भी की, लेकिन उनमें से कोई भी मुजरिम साबित नहीं हुआ। ये था अभय घोषाल के मामले का आज का खुलासा। अब आप बताइए, आप अभय घोषाल के बारे में क्या जानते हैं? मुझे कुछ मालूम है, ये आपको कैसे पता चला? छानबीन के दौरान अभय घोषाल की बैठक की टेबल से ये एक कागज का टुकड़ा मिला है। टेढ़ी मेढ़ी कुछ लाइनें लिखी हैं, उसके बीच में ये आपका नाम लिखा है। मैंने सोचा आप इस मामले पर कुछ रोशनी डाल सकेंगे, इसीलिए आपसे मिलने चला आया। चलो अच्छा किया, मुझे जो कुछ मालूम है मैं आपको बताता हूँ। व्योमकेश बाबू, आपकी बातचीत से लगता है कि दाल में कुछ काला है। शिशुपाल का इसमें क्या मकसद हो सकता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो पंगु है, आपको क्या लगता है? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता। अभय घोषाल की मृत्यु कितने बजे हुई थी? पुलिस सर्जन की रिपोर्ट के मुताबिक यही करीब 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले। मेरे ख्याल से हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि शिशुपाल असल में पंगु है या नहीं। चलिए यही सही, और कोई नहीं मिलता है तो इस शिशुपाल को टटोल कर देखते हैं। मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, जरूर जरूर कीजिए ना। हेलो, मैं इंस्पेक्टर सरकार बोल रहा हूँ। डॉक्टर बोस हैं? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा था कि हम अपनी तरफ से एक बार शिशुपाल का मुआयना कर लें, वो वाकई में लकवाग्रस्त है भी या नहीं। हाँ हाँ हाँ, अभी चलते हैं, आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। जी ओके, हाँ जी। हम पुलिस सर्जन को लेकर के शिशुपाल के घर जा रहे हैं, आप चलेंगे? चलो अजीत, हम भी चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। उठो। धन्यवाद। आइए। व्योमकेश बाबू, क्या बात है? डॉक्टर, ये इंस्पेक्टर सरकार को तो आप जानते हैं, ये हैं पुलिस सर्जन डॉक्टर बोस। हेलो। पुलिस सर्जन शिशुपाल का मुआयना करना चाहते हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं? एतराज? बिल्कुल नहीं, लेकिन बात क्या है? कल रात अभय घोषाल नाम के एक व्यक्ति का खून हो गया। अभय घोषाल का खून हो गया? वो कैसे? किसी ने उसका खून कर दिया। किसने किया, उसी की तहकीकात के सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अच्छा समझा, मतलब आप लोगों को शक है कि अभय घोषाल का खून विशुपाल ने किया है। मतलब उनको लकवा है ही नहीं, वो बन रहे हैं। ठीक है, आइए मुआयना कर लीजिए, आइए। चलिए डॉक्टर। ठीक है। डॉक्टर बोस, आप मुआयना करके रिपोर्ट मुझे भिजवा दीजिएगा, मुझे जरा हेडक्वार्टर जरूरी काम है। ठीक है, आइए। चलिए आइए। क्या बात है डॉक्टर, इतने लोग यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस की तरफ से डॉक्टर आया है आपका मुआयना करने। क्यों? पुलिस डॉक्टर मेरा मुआयना क्यों करना चाहते हैं? अभय घोषाल का खून हो गया है, इसीलिए। तुमने क्या कहा डॉक्टर? अभय घोषाल का खून हो गया है। ठीक है, देखिए।
आइए। जांच कर लिया आपने? क्या लगता है ठीक हो जाएंगे? ठीक हो सकते हैं, आप अच्छी देखभाल कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा व्योमकेश बाबू, मैं जरा अंदर। हाँ जरूर। नमस्कार। क्या लगता है आपको, असली है नकली? नाटक तो नहीं कर रहे? असली है, नाटक नहीं। डॉक्टर असीम सेन का नंबर याद है तुम्हें? डॉक्टर असीम सेन? अरे वही रामेश्वर बाबू के डॉक्टर, प्याज के रस से जिन्होंने वसीयत लिख भेजी थी मुझे। मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा। रहने दो, देखने की ज़रूरत नहीं। मुझे उनकी डिस्पेंसरी याद है, बस मैं उनसे अभी मिलकर आता हूँ। हाँ अभी आया। अरे चलो चलो चलो, जल्दी चलना है। कहाँ? अरे शिशुपाल के घर। अरे शिशुपाल के घर क्यों? अरे चलो, पर्दाफाश, चलो चलो चलो। अरे दरवाजा तो बंद करा दो। खूब खेल दिखाया शिशु बाबू। क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर रक्षित को भी अपने खेल में शामिल कर लिया। अगर वो ना होते तो शायद आपको इस खेल में सफलता नहीं मिलती, लेकिन मुझे क्यों लपेटा? आपकी तरफ से साक्षी बनूंगा इसलिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप इस तरह मुझे बदनाम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर, प्रोकेन दवाई का नाम सुना है आपने? और शिशुपाल, अगर 2 दिन आपने जेल की हवा खाई ना, तो आपके लकवा मार जाने के नाटक का पर्दाफाश हो जाएगा। मुझ पर दया कीजिए व्योमकेश बाबू, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए ही किया है। क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी का खून करता है तो उसे नरहत्या नहीं मानते हैं। तो फिर बिशुपाल ने अगर अपनी रक्षा के लिए अभय घोषाल का खून किया तो उसने कैसे कानून में गलती की है? आत्मरक्षा के लिए नरहत्या का अधिकार इंसान को है, लेकिन 3 महीने से ही षड्यंत्र रच के आत्मरक्षा के लिए खून करना कानून की नजरों में अपराध ही होना चाहिए। शिशुपाल को यह बात मालूम थी, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से अपना काम किया। जब उसे यकीन हो गया कि अभय घोषाल उसका खून करना चाहता है, तो वो समझ गया कि भाई बचने का एक ही रास्ता है, अभय घोषाल को उड़ा देना। इसके साथ साथ उसके पैसे भी वसूल हो जाएंगे। अभय घोषाल के पास एक मकान था जिसमें वह रहता था, बस उसका खून करके, उसकी कुड़की करके वो भी हासिल कर लेगा। अब खून करने के मामले में शिशुपाल के पास एक सहूलियत थी। वो तो ये बात जानता था कि अभय घोषाल उसका खून करना चाहता है, लेकिन अभय घोषाल यह नहीं जानता था कि शिशुपाल भी उसको मारना चाहता है। इसलिए अभय घोषाल अपनी हिफाजत के लिए सावधानी नहीं बरत सका, जो कि शिशुपाल ने कर रखी थी। फिर शिशुपाल ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। उसी के मकान के नीचे डॉक्टर रक्षित किराएदार थे। अभी डॉक्टर रक्षित की डॉक्टरी कुछ अच्छी खासी चल नहीं रही थी, वो अपना किराया भी नहीं दे पाता। उन्होंने डॉक्टर को अपना प्लान बताया। डॉक्टर रक्षित के पास कोई चारा नहीं था, वो राजी हो गए। फिर शिशुपाल ने अपने पैसों से डॉक्टर रक्षित की डिस्पेंसरी सजा दी, ताकि लोग ये ना समझे कि कोई घोड़ा डॉक्टर है। फिर शिशुपाल ने लकवा मार जाने का ड्रामा किया। उनका घर से निकलना बंद हो गया और उन्होंने दरवाजे पर एक गुरखा पहरेदार रखवा दिया। आजकल डॉक्टरी विद्या की काफी तरक्की हो चुकी है। पहले यह होता था कि ऑपरेशन के पहले मरीज को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया जाता था, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। प्रोकेन नाम की एक दवाई है।
अगर रीढ़ की हड्डी की किसी खास जगह पर प्रोकेन का इंजेक्शन दिया जाए तो मरीज का कोई विशेष अंग बेहोश किया जा सकता है। अब डॉक्टर रक्षित ने यही किया। प्रोकेन के इंजेक्शन द्वारा शिशुपाल के दोनों पैरों को बेहोश कर दिया। फिर बाहर से किसी बड़े डॉक्टर को बुलवाया। बड़े डॉक्टर ने कहा, भाई इन्हें लकवा मार गया। बस काम बन गया। अब खास बात यह है कि प्रोकेन का असर जो है वह 4-5 घंटे रहता है, उसके बाद अंग नॉर्मल हो जाता है। अब यह बात सिर्फ शिशुपाल को, शिशुपाल की पत्नी को और डॉक्टर रक्षित को मालूम थी, और कोई ये जानता नहीं था। नौकर चाकर मैनेजर सब यही समझते थे कि मालिक को लकवा मार गया है। कमरे के अंदर तो कोई जा नहीं पाता, बस बाहर से देखते थे मालिक बिस्तर पर लेटा हुआ है। लेकिन शिशुपाल धुरंधर आदमी है, कच्चा काम नहीं करता। उसे किसी निरपेक्ष स्वतंत्र साक्षी की जरूरत थी, कोई ऐसा आदमी जिस पर कोई शक नहीं करता। इसीलिए उसने डॉक्टर के द्वारा मुझे बुला भेजा। मैं राजी हो गया। फिर वो वापस जाकर 2 बजे उसने प्रोकेन का इंजेक्शन शिशुपाल को दे दिया। हम वहां 5 बजे पहुंचे। जाकर देखा वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, 100 रुपए भी दिए। हम उनकी बातों में आ गए। लेकिन उसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि उसी रात को वो अभय घोषाल का खून करेगा। अब मैंने अभय घोषाल का पता लिया था। ये बात उसे डॉक्टर के द्वारा पहुंच चुकी थी। कुछ परेशान सा हो उठा कि अगर हम ज्यादा देर तक अभय घोषाल के घर में बैठे रहें तो उसका प्लान नाकामयाब हो सकता है। इसीलिए उसने डॉक्टर को हम पर नजर रखने के लिए हमारे पीछे भेज दिया। टैक्सी! चलो। करीब 8 बजे शिशुपाल के शरीर से इंजेक्शन का असर चला गया। वो बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ और हमेशा की तरह 8 बजे गुरखा भी चला गया था। दूसरा पहरेदार 2 घंटे बाद 10 बजे आता है। 8:30 के करीब शिशुपाल चादर लपेटे घर से निकला। रात 9 बजे खा पीकर अभय घोषाल सोने चला गया। सदर दरवाजा खुला ही रहता है। 10 बजे तक नौकरानी सारा काम करके दरवाजा बंद करके सोने चली गई। मुझे तो शक तब हुआ जब उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए। अरे सूदखोर महाजन इतनी आसानी से पैसे नहीं उड़ाता। फिर जब अखबार में पढ़ा कि अभय घोषाल का खून हो गया है तो मेरा शक और भी मजबूत हो गया। मैं जान गया कि ये लकवा सब नाटक है। अब अगर डॉक्टरी की जानकारी होती तो शायद सब समझ पाता। लेकिन फिर डॉक्टर असीम सेन से मिला और एक पल में सारी बातें साफ हो गई। जो भी हो, मैंने पुलिस को इत्तला कर दी है। अब वो जाने और शिशुपाल